जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। आज से मैंने करेंट अफेयर्स को शुरू किया है। मैं पर डे जो लेटेस्ट करेंट अफेयर्स होगा मैं उसे सुबह के लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक में अपलोड कर दिया करूँगा। आज का जो मैंने करेंट अफेयर लिया है ये मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स एंड कुछ वेबसाइट्स के हेल्प से निकाले इसे। एंड ये जितने भी करंट अफेयर्स होंगे ये सारे के सारे यूपीएससी या अदर्स जो वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज के वीडियो को यहाँ शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें मैंने क्वेश्चंस को नहीं दिया, इसमें डायरेक्टली मैंने करंट अफेयर के टाइप में उठाकर डाल दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसका पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आप इसे पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए जो पहला है वो है एनएसए डोवाल कमीशन इंडियन कोस्टल गार्डशिप सजग, यानी कि जो एनएसए मतलब क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो अजीत डोवाल जी हैं। उन्होंने भारत में कोस्ट गार्ड में एक शिप को लॉन्च किया है, उस शिप का नाम है सजग। उसके बारे में यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने लिखा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हैज़ कमीशन्ड द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल ओपीवी, यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग। उस शिप का नाम क्या है, सजग है। वो कैसा है, तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है वो, विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। उसे कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो आंसर होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। सजग इज़ द थर्ड इन अ सीरीज ऑफ 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ठीक है, सजग जो है ये तीसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, भारत देश का ये तीसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। दोबारा बोल रहा हूँ, सजग जो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, भारत का तीसरा। ठीक है, डिज़ाइंड इन लाइन विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया विज़न। ये किसके मद्देनज़र बना है, मेक इन इंडिया विज़न के मद्देनज़र बना है। द इंडिजिनियसली बिल्ड शिप इज़ fitted with advanced technology equipment, weapon and sensor capable to carry a twin engine helicopter and 4 high speed boats। ठीक है, इसे ऐसा बनाया गया है कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के जितने भी इक्विपमेंट है उसे अपलोड किए जा सकते हैं, जैसे वेपन्स हो गया, सेंसर कैपेबल हो गया, वो कैरी कर सकता है, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर इस पर लैंड हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ 4 हाई स्पीड बोट्स भी इस पर रखे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ दो जो इम्पोर्टेंट टेक अवेज हैं, मतलब आपके जो वन डे एग्जामिनेशन से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है भारत के, तो उसका आंसर होगा कृष्णा स्वामी नटराजन। ठीक है, दूसरा इंडियन कोस्ट गार्ड हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद इसी को मैंने यहाँ पे हिंदी में कर दिया है, जिससे हिंदी में इजी होता है, मैंने समझा दिया ऐसे। अगर जिसे पढ़ना है आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है वो है IPL 2021 टू रिज्यूम इन द UAE इन सितंबर अक्टूबर, यानी कि जो IPL जो मैच है 2021 का, अभी मालूम है आपको कोविड के चलते उसे बीच में रोकना पड़ा। अब फिर से वो जो रिज्यूम होगा तो वो सितंबर अक्टूबर में होगा UAE में। ठीक है, तो उसी के बारे में आप बताया है कि जो BCCI है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि IPL 2021 का जो फेज़ 2 है वो आपका UAE में होगा सितंबर अक्टूबर के माह में। ठीक है, इन ए स्पेशल जनरल मीटिंग चेयर्ड बाय BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली। आपको मालूम है BCCI के प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली जी। उन्होंने BCCI का ये जो न्यूज़ है इसे कंफर्म किया है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या क्या है कि BCCI के सेक्रेटरी कौन है, तो वो है जय शाह। प्रेसिडेंट ऑफ BCCI कौन है, तो सौरभ गांगुली। एंड हेड क्वार्टर का है BCCI का, तो मुंबई महाराष्ट्र में। और अगर पूछ लेता है कि BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर होगा 1928। ठीक है, इसका हिंदी में मैंने यहाँ दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर। अ बुक टाइटल लैंग्वेज ऑफ ट्रस्ट एसेज 2003 to 2020 बाई सलमान रशीद, यानी कि एक किताब है जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रस्ट ऐसे 2003-2020। ये
सलमान रशीद ने लिखा है। इसके बारे में यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बुक टाइटल लैंग्वेज ऑफ ट्रस्ट ऐसे 2003 एंड 2020। एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वनडे में कि आपको बुक का नाम दे देगा और बोलेगा कि ये किताब किसने लिखा है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रस्ट ऐसे 2003 से 2020 ये किताब सलमान रशीद ने लिखा है, ठीक है। इन हिज बुक रशीद अटेम्प्ट टू परफॉर्म अ डिफेंसिव कास्ट लाइन मूव्स, ठीक है। ही सजेस्टेड हिज वर्क हैज़ बीन अंडरस्टूड एंड मिसट्रीटेड बिकॉज द literacy culture has turned from barrier-filtered imaginative writing toward the humble delighted of auto fiction। यानी कि अभी के टाइम में जितने भी लेखन हैं उसमें क्या होता है, एक फिक्सन होता है, कल्पना होती है, उस हिसाब से अभी के टाइम में लेखन होना शुरू हुआ है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल देते हुए उसमें बताया है वर्क ऑफ एलन फेरेंटर और कार्ल ओवन कार्नगार्ड, इन लोगों ने भी ऐसे किताबें लिखने शुरू किया है। तो इसको लेके उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज आती है, जबकि लेखन में अभी ऐसा शुरुआत हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, ये बोल रहा है माउंट नियारांगांगो इरप्टेड इन द रिपब्लिक ऑफ कांगो। यानी कि जो कांगो रिपब्लिक ऑफ कांगो जो कंट्री, वहाँ पे एक माउंट नियारांगांगो है जहाँ पर वोल्केनो इरप्ट हुआ है, ठीक है। माउंट नियारांगांगो इरप्टेड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। माउंट नियारांगो इज़ वन ऑफ सेवरल वॉल्केनोज नियर द DRC बॉर्डर विथ रवांडा एंड युगांडा। रवांडा एंड युगांडा कहाँ पे आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो में है, उसके बॉर्डर पर आपको मालूम पड़ेगा कि माउंट नियारांगो है जो कि वॉल्केनो एक्टिव एक पर्वत है, ठीक है। इट लास्ट मेजर इरप्शन इन 2002, ये पिछली बार 2002 में इरप्ट हुआ था जिसमें लगभग 250 लोग मारे गए थे और करीब हज़ारों लोग जो है वहाँ से उन लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया था। नियारांगो जो है ये न्यामारांगिगा गिरा आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% ऑफ अफ्रीकन हिस्ट्रिकल वॉल्केनिक इरप्शन। ये जो दो मतलब एक नियारांगोंगो है और एक है न्यामुरागिरा, ये दो ऐसे वॉल्केनोज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है 40% अफ्रीका का जो वॉल्केनिक इरप्शन का कारण बनते हैं, ठीक है। माउंट नियारांगो इज़ लोकेटेड इनसाइड विरांगा नेशनल पार्क। अगर ये क्वेश्चन आता है कि माउंट नियारांगो कहाँ पर स्थित है, किस पार्क में या कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए विरांगा नेशनल पार्क, ठीक है। नियरली विरांगा नेशनल पार्क में ये स्थित है। इससे इम्पोर्टेंट क्या क्या आते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट कौन है, तो आंसर आएगा डेनिस सासो नासो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर कौन है, PM कौन है, तो एंटोल कॉलिनेट मैकेशो, ठीक है। उसी तरह से कॉन्गो का कैपिटल क्या है, ब्राज़ाविल, ठीक है। और कॉन्गो का करेंसी क्या है, तो कॉन्गोलीज फ्रैंक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है CBSE लॉन्च्ड यंग वॉरियर मूवमेंट टू कॉम्बर्ट कोविड-19। यानी कि CBSE ने लॉन्च किया है यंग वॉरियर्स मूवमेंट टू, मतलब किससे फाइट करने के लिए, कोविड-19 से। ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। CBSE launched a nationwide young warriors movement to engage 5 million young people to fight against COVID-19। अगर ये क्वेश्चन आता है कि यंग वॉरियर मूवमेंट ये किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा क्या, CBSE ने लॉन्च किया है। इसमें टोटल 5 मिलियन यंग पीपल को ऐड किया गया है, किसके लिए, कोविड-19 से फाइट करने के लिए। फाइट करने का इन द सेंस मतलब क्या होता है, उसके बारे में जागरूकता जगाना, ठीक है। दिस मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट 50 मिलियन पीपल। इसमें ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 50 मिलियन लोगों को ये मतलब इम्पैक्ट करेगा, मतलब उसको ज्ञान देगा, ठीक है, उनको नॉलेज देगा इसके बारे में। द बोर्ड हैज़ लॉन्च द मूवमेंट टुगेदर विद द मिनिस्ट्री ऑफ यंग अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब देखिए ये जो मूवमेंट लॉन्च किया गया है, ये इसमें 2 संस्थाएं मिली हुई हैं। कौन कौन सी, पहली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एग्ज़ाम में दे देगा कि जो यंग वॉरियर मूवमेंट है इसे किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो CBSE ने लॉन्च किया है, बट इसमें कौन सी 2
जो संस्थाएं हैं वो एडेड है, तो उसका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इन दोनों ने मिलके युवा यूनिसेफ नाम का एक मल्टी स्टेक होल्डर को शुरू किया है, जिसमें 950 पार्टनर्स हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ क्या दिया है अबाउट द प्रोग्राम जानते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 30 ईयर कैन ज्वाइन द मूवमेंट टू सेफ गार्ड देमसेल्फ, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटी एंड द कंट्री। यानी कि बोला गया कि इसमें 10 से लेकर 30 साल की उम्र के जो स्टूडेंट है या जो टीचर है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किस लिए? टू सेफ गार्ड देमसेल्फ, खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अपने फैमिली को सुरक्षित रहने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, द मूवमेंट विल comprises a series of easy and real life tasks with the young warriors earning a UNICEF certificate for their participant and completion of tasks। यानी कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको ये जब जो टास्क जब वो पूरा कर लेते हैं तो उनको यूनिसेफ की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ इन्होंने इसमें ये पार्टिसिपेट किया है एंड साथ ही साथ इस टास्क को कंप्लीट भी किया है। ठीक है, द टास्क इंक्लूड promoting access to verified health and essential services, vaccine registration, कोविड appropriate behavior, myth busting etc। आपको मालूम होगा कोविड को लेकर जो उसका वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा मिथ फैलाए जा रहे हैं। तो और बहुत लोग ऐसे भी जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, जो कि वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा कि ये इसके बारे में जो भ्रांतियाँ हैं ये सही नहीं है। साथ ही साथ आप रजिस्ट्रेशन कराएं, साथ ही आप जाके वैक्सीनेट हो, ताकि ये जो महामारी है और ज़्यादा ना फैले। ठीक है, दिस टास्क विल बी होस्टेड इन 10 रीजनल लैंग्वेज। ये जो टास्क है 10 रीजनल लैंग्वेजेस में शुरू किया जाएगा। टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ, देयर फैमिली, देयर नाइबरहुड अगेंस्ट कोविड-19, ताकि जो उनके आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी राज्य हैं, उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिले, वो भी प्रोटेक्ट हो सके। आपको मालूम है रीजनल लैंग्वेज भारत का टोटल 22 है। ठीक है, शेड्यूल 8 के हिसाब से जोड़ा गया है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट टेकअवेज क्या क्या है इसमें? सीबीएसई चेयरमैन मनोज आहूजा। ठीक है, सीबीएसई के जो चेयरमैन है वो कौन है? मनोज आहूजा है। सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। और सीबीएसई फाउंड कब हुआ था? 3 नवंबर 1962 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का जो बोल रहा है इसमें बोला है कि गवर्नमेंट लॉन्च युवा पीएम स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स। यानी कि गवर्नमेंट ने एक युवा नाम का एक मॉनिटरिंग यंग ऑथर से एक लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च किया है। ये स्कीम क्या है कि जो यंग एज के जो ऑथर्स हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया युवा पीएम स्कीम। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? अगर आप देखिए कि जैसे आप यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम के बारे में सुनिएगा तो उसमें योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो उन सब में ये बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, ऐसे तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अगर कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम बोले तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बोला क्या गया है? द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स। ठीक है, ये हायर एजुकेशन का जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उनके ज़रिए इसे लॉन्च किया गया है, जिसका नाम युवा है। प्राइम मिनिस्टर का स्कीम है फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर। युवा का मतलब होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। युवा का फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर। इट इज़ एन ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम टू ट्रेन यंग एंड बर्डिंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। इसमें कितने एज तक के लोगों को रखा गया है? 30 साल से कम उम्र के लोगों को। प्रोमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन कंट्री एंड प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंडियन राइटिंग ग्लोबली। इसमें क्या प्रमोट किया जाता है? पढ़ना लिखना, किताब का कल्चर जो भारत में है उसको बनाए रखना और इंडियन राइटिंग ग्लोबली इसे फैलाया जा सके। इस प्रोजेक्ट में इस मद्देनज़र इसे रखा गया है। इस स्कीम के बारे में क्या बताया गया कि जो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द स्कीम। इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट कर रहा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत टोटल 75 ऑथर्स हैं जो कि सेलेक्ट किए गए हैं ऑल इंडिया कॉन्टेक्स्ट के जरिए किए जाएंगे। और साथ में उसको अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो वो www.mygov.in/from 1 जनवरी to 31 जुलाई
2021 में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कब से कब तक शुरू हो रहा, तो यहाँ पे दे दिया तारीख मैंने 1 जून 2000 आज से मतलब शुरू हो रहा है और 31 जुलाई 2021 तक ये चलेगा। उसका साइट का अगर बात करें तो mygov.in में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने ऑथर को सेलेक्ट किया जाएगा, 75 ऑथर्स को। द यंग विनिंग ऑथर विल बी ट्रेंड बाय इमिनेंट ऑथर मेंटर ए कंसोलिडेटेड स्कॉलरशिप। इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा जो वो 50,000 का होगा पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, जिसे 6 महीने तक दिए जाएंगे। पर ऑथर विल बी पेड अंडर द मेंटरशिप स्कीम। जितने भी ऑथर होंगे उनको मेंटरशिप स्कीम के अंतर्गत ये दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या क्या है। चेयरमैन ऑफ नेशनल ट्रस्ट बुक, चेयरमैन कौन है नेशनल बुक ट्रस्ट के, वो हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इज़ एन एपेक्स बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1957। जो नेशनल बुक ट्रस्ट है ये कब स्थापित हुआ था, भारत सरकार की तरफ से 1957 में। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट जो है वो है गवर्नमेंट अनाउंस स्कीम टू प्रोवाइड पेंशन फॉर डिपेंडेंट ऑफ कोविड विक्टिम्स। जो लोग कोविड विक्टिम हैं उन लोगों को पेंशन देने की बात कही है भारत सरकार ने। क्या है ये देखते हैं हम लोग। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो लोग मतलब कोविड के चलते अपना जान गंवा चुके हैं उन्हें हम पेंशन देंगे। ठीक है, टू मिटिगेट फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज दैट मे बी फैक्ट बाय देम। ये कारण की वजह से जिनको भी लॉसेज हुआ है उनको हम क्या करेंगे, पेंशन देंगे। फर्स्टली द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड फाइनल फैमिली पेंशन। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम फैमिली पेंशन देंगे टू सच फैमिली। एंड सेकेंडली पहला ऐसा जिन लोगों को लिया जाएगा जिनका परिवार का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनको दिया जाएगा। प्रोवाइड देम विथ एनहेंसिंग एंड लिबरलाइज्ड इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन। उसमें उन्हें इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। बट अब इसमें क्या फैक्ट्स हैं इसमें ये देखते हैं। पहला बोला कि फैमिली पेंशन अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आपको मालूम है कि ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये फैमिली पेंशन से रिलेटेड होता है। अगर आप कहीं कंपनी में या किसी भी जगह में काम कर रहे हैं तो आपको ESI कार्ड मिलता होगा। उससे क्या होता है, आप जो गवर्नमेंट ESI हॉस्पिटल्स होते हैं आप वहाँ जाकर अपने फैमिली को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर बाई चांस किसी को फैमिली में कोई तकलीफ़ होती है तो वो उस कार्ड के जरिए जाके किसी भी हॉस्पिटल में मतलब ESI हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। तो ये क्या बोला है कि डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ सच पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट। ठीक है, उन लोगों को ये बेनिफिट दिया जाएगा जो कि 90% ऑफ एवरी डेली वेजेस होगा। जितना डेली वेज होता है उसका 90% होगा वो बाय द वर्कर एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म। ठीक है, दिस बेनिफिट विल बी एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 24 मार्च 2020। ये कब से शुरू हुआ है, 24 मार्च 2020 से टिल 24 मार्च 2022 तक ये चलेगा। ठीक है, और इसमें दूसरा क्या है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो EPFO होता है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, उसमें रखा गया है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम उसमें ऐड किया गया है। ये है क्या, जो इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर EDLI मीन्स एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम हैव बीन एनहेंस्ड एंड लिबरलाइज्ड particularly to help the family of employee who have lost their life due to COVID। इसमें क्या किया गया, जो लोग कोविड के चलते अपना जान गंवा चुके हैं उनको इसमें रखा गया है। और इसमें जो अमाउंट है जो बेनिफिट का इंश्योरेंस दिया जाएगा वो होगा 6 लाख से लेकर 7 लाख तक का। इसमें प्रोविज़न क्या दिया गया, इसमें प्रोविज़न ये है कि मिनिमम इंश्योरेंस बेनिफिट जो है वो 2-2.5 लाख तक होगा। और साथ ही साथ इसमें बेनिफिट ये दिया गया कि 15 फरवरी 2020 से लेके 15 फरवरी 2022 तक इसको इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, दिस बेनिफिट विल बी एप्लीकेबल कब से कब तक होगा, 15 फरवरी 2020 से लेके 15 फरवरी 2022 तक। इसमें देखिए एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, UPSC लेवल का क्वेश्चन को मैं अगर सोचूं, अगर माइंड बनाऊं तो क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ESI का जो अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने कोविड के लिए लॉन्च किया है, उसमें कितने प्रतिशत डेली वेजेस को रखा गया है। तो आंसर होगा 90%। ठीक है, ये बोल सकता है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस किया गया है उसमें कितने मतलब अमाउंट को रखा गया है, मैक्सिमम कितना होगा, तो 6 लाख से 7 लाख होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप खुद से भी सोचकर क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हो और अपना तैयारी को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।